कि जब भी आप केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक की, तो बच्चा क्या करना है, स्किप करना शुरू कर देता है कि चलो नॉमेनक्लेचर हमें नहीं पढ़ना है, चलो आइसोमेरिज्म हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है, अच्छा जीओसी क्या करेंगे, सवाल तो वहाँ से आते। तो इस तरीके से सारी बातें वो मिक्सअप करके और अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है मिट्टी पलीत कर लेता है। ये क्या होता है, अगर आपने शुरुआत में नेमिंग आइसोमेरिज्म पढ़ ली तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानने की जरूरत नहीं होती है, बड़ी आसानी से आप उसे जान जाएंगे कि कैसे होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या होती है। दूसरी बात होती है, ये होती है मैकेनिज्म। अगर आपने यहाँ मैकेनिज्म ढंग से पढ़ ली तो आपको वहां पर रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात को समझ रहे ना, रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं पड़े। अपना जो इसका जो है स्टैंडर्ड है और जो इसका वेटेज है नीट में, वो तो अलग की बात है कि यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, जीओसी पार्ट से क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, ठीक है, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर आपने यहाँ इसे ढंग से समझ लिया तो रिएक्शंस जो आप वहां रटते हैं बैठ के कि सर ये कैसे पढ़े, वो कैसे पढ़े, याद नहीं हो रहा, वो सारी प्रॉब्लम यहाँ से खत्म होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको ज्ञान की बात इसलिए बताई क्योंकि आप बहुत सीरियसली इस चैप्टर को पढ़ें, ठीक। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जीओसी। अब जीओसी को हमने जो है अपनी तरीके से चार पार्ट में बांट रखा है जीओसी, या इसको हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म कहते थे, ठीक है। चार पार्ट में से हमने बांट रखा है। हमने पहले नंबर पे कह देते हैं, जो पढ़ते हैं हम लोग, वो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन। पहले नंबर पे हमको ये पढ़ना है कि बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन होता है, ठीक। दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इफेक्ट, कितने तरीके के इफेक्ट। अब दूसरे तीसरे नहीं होता है, मतलब ये शफल कर सकते हैं, हम कोई भी हेडिंग लगवा सकते हैं, लेकिन चार पार्ट में हमने बांट रखा है, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास, टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन हो गया, टाइप्स ऑफ इफेक्ट हो गया, तीसरा होता है टाइप्स ऑफ रिएजेंट। टाइप्स ऑफ रिएजेंट, कौन कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। और चार नंबर पे होता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितने तरीके की होती हैं, तो इनको चार पार्ट में हमने पूरे जो चैप्टर को चार पार्ट में डिवाइड किया है। तो हम लोग पहला अभी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन, ठीक है। यहां से हम लोग बात को स्टार्ट करते हैं, आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन। अच्छा, यहां पर हम लोग बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे, ठीक है। मान लिया हमारे पास ये एक ए है, हमारे पास बी है, ठीक है। दोनों डिफरेंट डिफरेंट, मतलब एक हमारे पास ए है, एक हमारे पास बी है, दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, ठीक। हम सबको मालूम है कि ये हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। भाई एक ए का इलेक्ट्रॉन रहा होगा, एक बी का इलेक्ट्रॉन रहा होगा, दोनों की शेयरिंग हुई होगी, शेयरिंग से एक सिंगल बॉन्ड बनता था। आप लोग याद करिए, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये हमारे पास शेयरिंग से बॉन्ड बना होगा, क्लियर नहीं क्लियर, ठीक। अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक कराएं तो क्या क्या हो सकता है। अगर इस बॉन्ड को हम ब्रेक करा रहे हैं, मान लिया हमने इस बॉन्ड को ब्रेक करा दिया, ब्रेक कराने पर ए अलग हो जाता है, बी अलग हो जाता है। जब हमारे पास ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, अब इस इलेक्ट्रॉन का बंटवारा होता है, जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका बंटवारा होता है। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही। अगर दोनों में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन बट जाए, एक इलेक्ट्रॉन ये पा जाए, एक इलेक्ट्रॉन ये पा जाए, इसका ये था ये ले गया, इसका वाला ये था ये ले गया, अगर इलेक्ट्रॉन का बंटवारा जो है बराबर बराबर हो जाता है तो उससे जो स्पीसीज बन के आती है उसे हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। और जो ये फिनोमेनन होता है इसको हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक। क्या बोलते हैं बेटा, होमो मींस होता है सेम, लिटिक मतलब टूटना, ठीक है। दो तीन नामों से जाना जाता है, कहीं इसे होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं, कहीं होमोलिटिक फिशन बोलते हैं। फिशन माने भी टूटना होता है और क्लीवेज माने भी टूटना ही होता है, ठीक है। तो इसको जब हम यहां से ब्रेक कराएंगे तो देखो दोनों को बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन मिले, इसलिए हम इसे बोलते हैं होमोलिटिक, ठीक है। लिटिक मतलब लाइसिस से बना हुआ, लिटिक का मतलब होता है टूटना, ठीक। दोनों को बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन मिले हैं, सेम सेम इलेक्ट्रॉन मिले, इसलिए इसने हमने इसको होमोलिटिक बोल दिया, ठीक है। वो अलग बात है क्या बोल रहे हैं, अब कुछ बुक इसको होमोलिटिक क्लीवेज लिख रही हैं और कुछ होमोलिटिक फिशन लिख रही हैं, तो दोनों एक ही चीज है, आप लोग घबराए ना, क्लियर। लेकिन अगर इसमें बंटवारा ईमानदारी से नहीं हुआ,
इसमें ये जो दो इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा है ये ईमानदारी से नहीं हुआ। कैसे हुआ कि एक जो हमारे पास ए है उसको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला और बी जो है उसको दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गए। समझे रहना, जो हमारे पास ये बंटवारा है ये ईमानदारी से नहीं हुआ। जो हमारे पास ए था उसको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, बी को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गए। ठीक, तो बी के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। अगर किसी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है तो उस पर डॉक्टर साहब निगेटिव चार्ज आता है, और जिससे एक इलेक्ट्रॉन छिन जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, इससे जो स्पीसीज बन के आती है इसे हम लोग बोलते हैं आयंस। क्या बोलते हैं बेटा? आयंस। ठीक है, और यहां पर जो फिनोमिनन हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिटिक। एक हो गया होमोलिटिक, एक हो गया हेट्रोलिटिक। अगर होमोलिटिक हुआ तो इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर बटेगा, अगर हेट्रोलिटिक हुआ तो इलेक्ट्रॉन जो है बराबर बराबर नहीं बटेगा। कोई एक स्पीसीज दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगी, कोई भी एक स्पीसीज दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगी। यहां पर बी वाला था वो उसके पास जो उसका था वो तो लेगा ही लेगा, साथ में ए वाले का भी ले जाएगा। ठीक है, इसलिए बी के ऊपर आ गया निगेटिव और ए के ऊपर आ गया पॉजिटिव। ठीक, तो ये बन गए आयंस, इन्हें बोलते हैं हम फ्री रेडिकल। क्लियर है नहीं क्लियर है? हमारे पास आयंस भी हो गए और क्या हो गया बेटा? फ्री रेडिकल भी हो गए। ठीक, तो दो तरीके के फिशन हमको पढ़ने, एक हमको पढ़ना है होमोलिटिक, एक हमको पढ़ना है हेट्रोलिटिक। तो पहला आप हेडिंग लगा लीजिए होमोलिटिक फिशन, या उसके ब्रैकेट में लिख लिए होमोलिसिस। होमोलिटिक फिशन लिखिए या उसके ब्रैकेट में लिखिए होमोलिसिस। होमोलिसिस। ठीक है बेटा, जितना पढ़ा रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं बस उसको पढ़ते लो। लेक्चर के आखिर तक तुमको लगने लगेगा कि हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें आना शुरू हो गई है। ठीक है, चले बेटा लिखे इसमें पॉइंट लिखे। इफ कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड, होमोलिसिस या होमोलिटिक फिशन, कुछ भी लिख सकते हो। लिखो इफ कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड ब्रेक्स in such a way that each atom is separated with one electron, this is known as homolysis, homolytic fission। एक और नाम इसको बेटा देते हैं, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल क्लीवेज, और OR करके लिख लो सिमेट्रिकल क्लीवेज। आपको अभी नाम ज्यादा लगेंगे लेकिन जब सवाल लगाएंगे तो यही नाम काम आते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आफ्टर होमोलिसिस फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। आफ्टर होमोलिसिस फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। होमोलिसिस के बाद क्या बनता है बेटा? फ्री रेडिकल बनता है। क्लियर नहीं क्लियर? अब फ्री रेडिकल को डिनोट कैसे करते हैं? जैसे हमारे पास ये बना लो ऐसे, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास दोनों सेपरेट हो गए। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ले गया, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ले गया। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। ठीक, अब सवाल ये आता है कि सर कहां पे फ्री रेडिकल बनेंगे, कहां पे आयंस बनेंगे, मींस कहां पे जो है हमारे पास होमोलिसिस होगी और कहां पे हेट्रोलिसिस होगी। भाई ये भी तो आपको जानना जरूरी है। हर जगह होमोलिसिस थोड़ी ना हो जाएगी, या हर जगह हमें हेट्रोलिसिस थोड़ी ना हो जाएगी, हमें जानना तो जरूरी है। तो इसमें एक हेडिंग डालिए कंडीशन फॉर होमोलिसिस। होमोलिसिस की कंडीशन क्या होती है? क्लियर? डालिए हेडिंग। पहले नंबर पे लिखें, अगर आपको कहीं पर भी पर ऑक्साइड दिख जाए, क्या दिख जाए? पर ऑक्साइड। अगर कहीं पे पर ऑक्साइड दिख जाए तो उसमें जो ब्रेकिंग होती है वो कैसी होती है? होमोलिसिस होती है। और शायद अगर आप लोगों को ध्यान रह गया हो, कभी आप लोगों ने 12th में पढ़ा हो, तो जब एडिशन कराते थे HCl HF HBr का, तो जो HBr का होता था वो एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाया करता था, अगर याद रह गया हो। और उसकी वजह जो होती थी वो पेरोक्साइड की वजह, उसकी वजह जो होती थी उसको बोलते थे हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट। उसमें हम लोग जो है पेरोक्साइड डालते थे, याद है नहीं याद है? और जिसकी वजह से उसकी मैकेनिज्म जो होती थी वो एक्चुअल में फ्री रेडिकल एडिशन होती थी।
फ्री रेडिकल एडिशन की वजह से, फ्री रेडिकल एडिशन की वजह से उसमें जो है हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता था। उसकी सारी बातें वहां डिटेल में हम लोग बात करेंगे, लेकिन चूंकि सवाल जो होता है वो यहीं से अब बिल्डअप होना शुरू हो गए हैं, चीजें आपको समझ में आना शुरू होगी। जब वहां पे हम कहेंगे कि इसमें हमने पेरोक्साइड डाला है, तो तुरंत बताओगे सर इसमें पेरोक्साइड डाला है मतलब इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुई होगी, मतलब इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को आप फॉलो करिए तो सवाल का आंसर मिल जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? इसीलिए कहते हैं कभी किसी लेक्चर को स्किप नहीं करना चाहिए, सारे लेक्चर को मिला के देखना, खासकर जब हम पढ़ाएं। हमारे सारे लेक्चर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और हम चीजों को एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक बढ़ते चले जाते हैं। अब वहां जब हम बात करेंगे तो आपसे कहेंगे वो याद है कि नहीं याद है। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा हमसे ये पूछ रहा था, कह रहा था कि जब जो है हम वो पढ़ा रहे थे आइसोमेरिज्म, तो उसमें कह रहे थे हमने आपसे बताया था कि उसमें बार बार वीडियो में कहते रहते थे कि वहां पे देखिए जाइए और आप पढ़ लीजिएगा जाके डीबी से स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो वो चीज जो होती है आपस में इंटरकनेक्टेड रहती है। ठीक है, चलिए कंडीशन नंबर हमारे पास 1 क्या हो गई, पेरोक्साइड हो गई। दूसरा हमारे पास अगर कहीं पर हमको सनलाइट मिल जाए, क्या मिल जाए बेटा, सनलाइट मिल जाए। जैसा कि हम लोग जो है CH4 और Cl2 की रिएक्शन हम लोग 11-12 से पढ़ते चले आ रहे हैं, जो हाइड्रोकार्बन में हम लोग CH4 और Cl2 की रिएक्शन करते हैं उसकी मैकेनिज्म भी पढ़ते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होती है, क्यों फॉलो होती है, क्योंकि वो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। क्लियर नहीं क्लियर? तो पहली कंडीशन क्या हो गई, अगर कहीं हमको पेरोक्साइड मिल जाए, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लिख लो, दूसरा लिख लो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लिख लो। ठीक है, सनलाइट में या इसको कहीं पर अगर तुमको यूवी रेज भी दिखाई दे, कहीं पर अगर तुमसे यूवी लिख दे या तुमको कहीं पर जो है एच न्यू लिख दे, तो वो सनलाइट ही मानी जाएगी। कहीं पर यूवी लिख दे या वो हमको, क्लियर नहीं क्लियर? तीसरा नंबर पे लिखो हाई टेम्परेचर, अगर कहीं पर टेम्परेचर जो होगा वो हाई ले लिया जाए, और कितना हाई ले लिया जाए, तकरीबन 200 डिग्री से एबव, एबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री से ज्यादा अगर टेम्परेचर लिया जाए तब भी हमारे पास डॉक्टर साहब क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे लिख लीजिए आप, अगर कहीं पर हमारे पास वेपर फेज आ जाए, वेपर फेज और गैस फेज में रिएक्शन हो रही है, कहां कहां हो रही है धीरे धीरे से हम आपको बताते रहेंगे। गैस फेज दिख रहा नहीं दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा पूरा। ठीक है, गैस फेज, ये वेपर फेज लिखा है, ये गैस फेज लिखा है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आप लिख लें इसे। ठीक है, और पांचवें नंबर पे लिख लेते हैं हम लोग नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब बच्चे कहेंगे सर नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, जिसका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो 0 आ जाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर। क्या बोलते हैं बेटा, नॉन पोलर बोलते हैं। जिसका डाइपोल मोमेंट क्या आ जाए बेटा, 0 आ जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। अगर ये 5 कंडीशन आपको कहीं पर दिख जा रही हैं, कहीं पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस दिख जाए, कहीं पर सनलाइट आपको दिख जाए उसकी प्रेजेंस दिख जाए, या कहीं पर हाई टेम्परेचर दिख जाए, या कहीं पर आपको वेपर फेज या गैस फेज दिख जाए, या कहीं पर आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट मिल जाए, नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ठीक है, ये केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे अभी से दिमाग लगाना शुरू करेंगे, सर नॉन पोलर क्या होता है, दिमाग मत लगाइए, सिर्फ याद करिए कि अगर नॉन पोलर हो तो क्या होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में आपसे डाइपोल मोमेंट नहीं निकलवाएगा, हम बता देंगे ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। ठीक है, अभी आप 5 कंडीशन याद करिए। ठीक है, चलिए इसको याद करने के एक तरीका हम बता दे रहे हैं आपको, HELPER, हेल्पर, इससे याद कर सकते हैं, हेल्पर से। ठीक है, अच्छा PE रहने दे, E एक बार आ चुका है तो दोबारा नहीं करते, भले स्पेलिंग गलत हो जाए लेकिन हम लोग इसको हेल्पियर कर देते हैं, हेल्पियर कर दें या हेल्पर पढ़ लें। जिंदगी में क्या कभी गलत स्पेलिंग नहीं लिखी है, बहुतों बार लिखी होगी, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिख लेते हैं, हेल्पियर कर लो या हेल्पर कर लो। ठीक है, H फॉर हीट होगा। ठीक है, H फॉर क्या होगा बेटा, हीट। 2 नंबर पे देखो, हाई टेम्परेचर जो हीट होगा वही हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है, E फॉर एनर्जी होगा, एनर्जी मतलब सनलाइट वाली एनर्जी हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर नहीं क्लियर? और एल फॉर, ई फॉर तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी होगा, सॉरी, ई फॉर क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी होगा। एल फॉर क्या होगा? लाइट होगा। पी फॉर क्या होगा? पेरोक्साइड होगा। क्लियर नहीं क्लियर? और हमारे पास आर फॉर क्या होगा? रेडिकल होगा। अब ये रेडिकल कहां पे आएगा ये मैं बताऊंगा। अभी आप लोग इतना याद कर लिए, HELPR, ठीक है। H फॉर हीट आ जाएगा, E फॉर हमारे पास एनर्जी कह सकते हो, या एनर्जी सनलाइट वाली भी कह सकते हो, या हमारे पास एक और एनर्जी होती है जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वाली एनर्जी होती है, उसको भी हम यहां पर लेते हैं। हमारे पास L क्या होता है? जल्दी बोलो बेटा। L हमारे पास क्या होता है? लाइट होता है। P हमारे पास क्या होता है? पेरोक्साइड होती है। और R क्या होता है? रेडिकल्स होते हैं। और वो कौन से रेडिकल्स होते हैं वो हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है? क्लियर? बहरहाल आप ये 5 चीजें याद कर लीजिएगा, और इसको अगर न्यूमोनिक की तरह मानिएगा तो मान लीजिएगा, वरना मत याद करिएगा। क्लियर? चले, कोशिश की थी बनाने की, नहीं बना तो क्या करा जाए, पूरी तरीके से फिट नहीं बैठा, ठीक है? चले, नेक्स्ट आप जो है हेडिंग लगा लें हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस, हेट्रोलिसिस लिखिए बेटा। हेट्रोलिसिस में क्या होता है? लिखो, इफ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ वे, लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। इन इफ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ वे, one atom is separated with both electron, one atom, such a way that one atom is separated with both electrons, this is known as heterolysis. This is known as heterolysis और heterolysis fission, heterolytic fission और unsymmetrical cleavage, unsymmetrical cleavage। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा। आफ्टर heterolysis ions are formed, after heterolysis ions are formed, ठीक है? आयंस बनते हैं, ठीक है? वो पहले हम लोग बात कर चुके हैं क्या बनते हैं क्या नहीं बनते, ठीक है? इसकी कंडीशन लिख लीजिए, 1 2 3 लिख लीजिए बस। इसकी अब डिटेलिंग जो है हम धीरे धीरे करके जहां जहां पे आते जाएगा वहां पे इसकी डिटेलिंग हम करते चले जाएंगे। क्लियर नहीं क्लियर? चले लिखे, कंडीशन लिखिए इसकी। पहला लो टेम्परेचर, दूसरा प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस कैटेलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस कैटेलिस्ट, और थर्ड इसमें जो लिख लीजिए वो पोलर सॉल्वेंट लिख लीजिए। चले, यहां से अब जो है लेक्चर जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरमीडिएट का। अब हेडिंग डाल दीजिए बेटा, इंटरमीडिएट। लेक्चर का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा स्टार्ट हो गया है, इंटरमीडिएट। यहां से आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इंटरमीडिएट होता क्या है हम यहीं से समझते चलते हैं। हमारे पास रिएजेंट्स होते हैं, ठीक है? रिएजेंट्स होते हैं, वो आपस में मिलते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास ए है और बी है, ठीक? क्लियर? तो बीच में क्या होता है, ये रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले रिएजेंट में एक इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है बेटा? इंटरमीडिएट। और जो ये इंटरमीडिएट होता है, इसको पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी जो रिएक्शन होती है उसकी दशा और दिशा जो होता है यही इंटरमीडिएट तय करता है। मतलब रिएक्शन कैसे होगी, इसका जो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो बनेगा वो कितना स्टेबल बनेगा, कौन सा ज्यादा बनेगा, कौन सा कम बनेगा, नहीं होता है ना, कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा, सब कुछ तय करने वाला क्या होता है बेटा? ये इंटरमीडिएट होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी हम रिएजेंट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अब हम प्रोडक्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अभी हमको यह पढ़ना है कि ये इंटरमीडिएट कौन कौन होते हैं और कितने तरीके के होते हैं, ठीक है? इंटरमीडिएट क्या होते हैं? जो रिएक्शन के स्टार्ट होने से और एंड होने के बीच में बनते हैं।
ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट होने और एंड होने के बीच में जो बनते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। ठीक है, और हमको ये मालूम है जितना ज्यादा, अब तुम बताएंगे आगे, जितना ज्यादा स्टेबल तुम्हारा इंटरमीडिएट होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा स्टेबल प्रोडक्ट होगा या उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी हमको पढ़नी होगी। तो पहले हम पढ़ेंगे कि इंटरमीडिएट क्या होते हैं, फिर हम इनकी स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। और स्टेबिलिटी हम इसकी कौन शो कराएगा, जो हम इफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से पढ़ेंगे कौन ज्यादा स्टेबल होगा, फिर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रेस से पढ़ेंगे, फिर हम लोग बहुत सारे इफेक्ट पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें जो है फिर हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे। तो ये सारे इफेक्ट से हमको तय करना होगा किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ये सब हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट कैसा बनेगा, कितना बनेगा, कम बनेगा, ज्यादा बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा, वो सब किस पे डिपेंड करेगा, इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर। क्लियर नहीं क्लियर? तो पहले हम इंटरमीडिएट को जानेंगे, फिर हम इसकी स्टेबिलिटी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम रिएक्शन पे जाएंगे। ये रिएक्शन होती है, इसमें इसका ये इंटरमीडिएट था तो ये बन रहा है, इतना स्टेबल बनेगा, इतना नहीं स्टेबल बनेगा। ये सारी बातें हम लोग वहां पर करेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, अब इंटरमीडिएट कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, पहले नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे कार्ब कटायन। क्या पढ़ेंगे बेटा? कार्ब कटायन। इसको कार्बो कटायन, कार्ब कटायन कई नाम से जाना जाता है। क्या होता है, कार्बन के ऊपर अगर प्लस चार्ज आ जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्ब कटायन। क्या बोलते हैं बेटा? कार्ब कटायन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग यहां पर कार्ब एनायन। ठीक है, या इसे कार्बो एनायन भी बोलते हैं, कार्बो एनायन ही बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये अगर हमारे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, देखो अगर दिख नहीं रहा हो तो हम थोड़ा सा बड़ा से लिख देते हैं। कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए, ये देखो, ये कार्बन के ऊपर अगर कहीं नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो बनता है कार्बन आयन। ठीक है, ये दो तो आप लोगों ने सुने ही होंगे। तीसरा जो हमारे पास होता है फ्री रेडिकल, जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चौथे नंबर पे जो हम स्टडी करेंगे ना, वो हम लोग पढ़ेंगे बेटा कार्बीन की। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कार्बीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी 2-3 जो रिएक्शन होती हैं बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसी से हो जाती हैं। कार्बल अमीन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन, उसका इंटरमीडिएट जो होता है वो कार्बीन ही होता है। क्लियर नहीं क्लियर? तो कार्बीन को पढ़ेंगे। कार्बीन के बाद एक होता है नाइट्रीन। क्या होता है बेटा? नाइट्रीन। नाइट्रीन पढ़ेंगे। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, कार्बो कटायन पढ़ेंगे, कार्बोनाइन पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल पढ़ेंगे, कार्बीन पढ़ेंगे और नाइट्रीन पढ़ेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट है, सबके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो पहली हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, कार्बो कटायन। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट में पहली स्पीसीज लिखिए बेटा कार्बो कटायन। पहली स्पीसीज लिखिए कार्बो कटायन। ठीक है, अब कार्बो कटायन के बारे में थोड़ा देखिए। कार्बो कटायन क्या होता है, उसके ब्रैकेट में बनाइए ए, 3 बॉन्ड होंगे और उसके ऊपर एक क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज होगा। 3 बॉन्ड होंगे और क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर नहीं क्लियर? अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस कार्बो कटायन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे एक बॉन्ड में 2 होते हैं, तो 2, 2, 4, 2, 6। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन है। गिनते रहना, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्वेश्चन हम आपसे ये पूछे कि इसका हाइब्रिडेशन बताइए, तो आपको मालूम है कि हाइब्रिडेशन क्या होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो 3 तो इसके पास सिग्मा है, लोन पेयर तो कोई है नहीं, तो 3 सिग्मा का मतलब क्या हुआ, sp2। यही तो होगा, 3 सिग्मा का मतलब बेटा क्या हुआ, sp2। तो इसका हाइब्रिडेशन जो आएगा वो sp2 आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो हमको ये मालूम चला गया इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमको ये मालूम चला गया इसका हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp2 होता है। अच्छा, और बताओ ये हमारे पास बनता कैसे है भाई, कार्बो कटायन बनता कैसे? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे बात की थी होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस से जो बनते थे वो कार्ब कटायन और कार्बोनाइन बना करते थे, याद है नहीं आपको? 2 स्पीसीज बनती थी, एक पॉजिटिव वाली एक नेगेटिव वाली। तो अगर कार्बन होगा तो कार्बन में पॉजिटिव आ रहा है तो क्या कैसे बनेगा, कार्बोनाइन ही तो बनेगा ना, सॉरी कार्ब कटायन ही तो बनेगा ना। किसकी वजह से बन रहा है, ये हमारे पास हेट्रोलिसिस की वजह से बन रहा है। तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन और हो गई, ये कैसे बनता है बेटा, हेट्रोलिसिस। सारी इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए, किसकी वजह से बन रहा है बेटा, हेट्रोलिसिस। अभी हमने सुनाया कि जब बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाए और उसमें से जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं उस कोवेलेंट बॉन्ड के कोई एक स्पीसीज लेके चले जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
हिट्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। और बताइए अच्छा इसमें कितने बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, बॉन्ड पेयर, जाहिर सी बात है कितने बॉन्ड पेयर है, 1 2 3, 3 बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। इसमें क्या कोई लोन पेयर है? कोई लोन पेयर नहीं है। एक्ट कैसा करेगा? एक्ट मतलब दो तरीके का नेचर होता है, एक अभी पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोफाइल पढ़ाएंगे, जब टाइप्स ऑफ रिएजेंट की बात करेंगे तब फिर वहां बात करेंगे। हमने 4 पार्ट में बांटा है ना, सबसे पहले टाइप्स ऑफ फिशन बताया था, फिर टाइप्स ऑफ रिएजेंट बताया था, फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताया था, और हमने टाइप्स ऑफ इफेक्ट बताया था। 4 तरीके बताए थे। तो ये हमारे पास जो होता है, हमको ये पता चलेगा कि कौन सा हमारे पास ये किस तरीके से बिहेव करेगा, ये हमारे पास किस तरीके से बिहेव करेगा। क्योंकि इसके ऊपर क्या है बेटा, पॉजिटिव, तो ये किस कौन लविंग होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग होगा या न्यूक्लियस लविंग होगा। क्योंकि पॉजिटिव है तो ये निगेटिव की डिमांड करेगा, और निगेटिव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। हम सबको मालूम है, हम लोग 12th में पढ़ के आए हैं कि फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग। फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग। तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, तो ये क्या होगा, एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। कैसा होगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये एक्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें कितनी जानकारी हम जुटा पाए, पहला 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, हिट्रोलिसिस होती है, 3 सिग्मा होते हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, और कैसा एक्ट करता है बेटा, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अच्छा अगर इसका शेप पूछा जाए, शेप कैसा होगा, जल्दी बताओ, sp2 शेप कैसा होता है बेटा, इसका शेप कैसा होगा, प्लेनर होगा। आप लोग sp2 का शेप पढ़ के आए होंगे ना, sp2 का शेप कैसा होता है, प्लेनर नहीं होता है। देखो इसका 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं ना, तो इसको इस तरीके से हम लोग रख देते हैं, ये एक प्लेन में। ट्राइगोनल प्लेनर होता है कि नहीं होता शेप, नहीं आप लोगों को याद रहा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इसका शेप कैसा हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, क्लियर। ऐसे याद कर लें, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, क्लियर। चले और बताइए, इसमें एक क्वेश्चन हम आपसे और पूछेंगे, क्या ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमारे पास कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है या अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक होता है। अगर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक। तो इसके पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिख रहा है, तो ये कैसा होगा बेटा, डायामैग्नेटिक होगा, ठीक। अब सवाल जो आपसे पूछा जाता है वो इसी में पूछा जाता है, ठीक है। क्या पूछा जाएगा, कार्ब कैटायन जो होता है, कार्ब कैटायन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp2 होता है। इसका शेप कैसा हो जाता है, प्लेनर हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास कैसे बनता है, हिट्रोलिसिस से बनता है। एक्ट कैसे करता है, ये हमारे पास एज अ इलेक्ट्रोफाइल। बेटा इलेक्ट्रोफाइल का मतलब समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे। क्योंकि ये पॉजिटिव होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है इसलिए इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही है। चले इसे ऐसे नोट कर ले, फिर आगे लिखिए। अच्छा हाँ, लास्ट एक तो पॉइंट है कि ये कैसा होता है बेटा, डायामैग्नेटिक, बताया तो था अभी, डायामैग्नेटिक, ठीक है। चल बिटा रहे इसको बेटा। दूसरी हेडिंग डालिए बेटा, कार्बन आयन। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा, कार्बन आयन, कार्बन आयन। अच्छा कार्बन आयन बना लिया जाए, ये हमने इस पे नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर हमारे पास कोई नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, अभी आपको हम हिट्रोलिसिस पढ़ा के आ रहे थे, हमने ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कोई एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए, कोई एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए तो वो एनायन बनाता है। क्लियर, समझे रहना। हमारे पास जैसे मान लिया ए है और ये भी ए था या बी था, मान लेते हैं ऐसे। हमारे पास जो ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसकी ब्रेकिंग होती है तो ब्रेकिंग से हमारे पास क्या होता है, ए को कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, बी को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी उठाता है और अपने साथ लेके चला जाता है। तो जो हमारे पास बी होता है, बी उसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह से निगेटिव आता है, तो हमको ये मानना पड़ेगा, तो ये हमारे पास जो बी है, बी के ऊपर निगेटिव है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। और चूंकि ए के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ए का एक इलेक्ट्रॉन छिन जाता है, जिसकी वजह से ए पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये तो कैटायन बन जाता है, ये एनायन बन जाता है। अगर बी की जगह पे कोई कार्बन हो तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्बन आयन। तो यहां से एक बात तो हमें मालूम चल गई
क्या मालूम चली बेटा कि हमारे पास जो ये निगेटिव है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये निगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये देखो निगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्लियर। अब यहां से हम तुमसे रिजल्ट पूछना शुरू कर देते हैं। बताइए सबसे पहले आप हमको ये बताइए, जो कार्ब एनायन है, कार्ब एनायन के लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तुम कहोगे एक बॉन्ड में 2 होते हैं, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, कार्ब कैटायन में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे पॉइंट देखिए, दूसरा नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, इसमें पूछे आपसे कि ये बनता कैसे है। देखो क्वेश्चन सफल हो जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम पूछे बनता कैसे है, तो जैसे हमारे पास कार्ब कैटायन बनता है वैसे ही तो कार्ब एनायन बनता है। मतलब अगर बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 कार्बन आपस में ब्रेक हो रहे हैं, एक अगर पॉजिटिव पा रहा है तो उसे हम लोग कार्ब कैटायन बोलते हैं, एक निगेटिव आ रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्ब एनायन बोलते हैं। तो ये भी किससे बनेगा? कौन सा इसका फिनोमेनन होगा? उसको बोलते हैं हम लोग हेटेरोलिसिस। क्या बोलते हैं बेटा? हेटेरोलिसिस। ठीक है। फिर अब अगर आपसे पूछें, अब हमको ये बताइए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन को मालूम है हमको कि इसके पास 3 सिग्मा है और +1 लोन पेयर है। अगर 3 सिग्मा और लोन पेयर है, टोटल मिला कितना हो गया? 4। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा हाइब्रिडाइजेशन का, वो बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से। तो जिनको नहीं मालूम है वो यहां पे सीख लें। ठीक है, तो कितने सिग्मा? 1 2 3 सिग्मा दिख रहे हैं और 1 लोन पेयर दिख रहा है। तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर का मतलब कितना हुआ? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ? sp3, 1 s और 3 p। बोलो बेटा हाइब्रिडेशन कितना हो गया इसका? sp3 हो गया। अच्छा, हम आपसे इसमें एक क्वेश्चन और पूछें, बताएं कि ये हमारे पास इसका शेप कैसा होगा? इसका शेप कैसा होगा? तो sp3 का शेप आपको मालूम होगा पिरामिडल होता है। sp 4 बॉन्ड होते हैं, मतलब 4 होते हैं ना उसके, इस तरीके से शेप अगर आपको याद रह गया हो तो हम अक्सर करके बताया करते हैं, जैसे हमारे पास जो हम ये जिसपे हम लोग पढ़ा रहे हैं ट्राइपॉड, ट्राइपॉड जैसा शेप होता है बिल्कुल वैसा ही इसको पिरामिडल बोलते हैं। देखो कैसे होता है, ये ऊपर की तरफ होता है, 3 बॉन्ड ये प्लेन में होते हैं, एक ऊपर की तरफ होते हैं। इनको जब ऐसे मिला दोगे आपस में तो ये बिल्कुल इजिप्ट का पिरामिड दिखता है। जैसे इजिप्ट का पिरामिड यूं नहीं होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, वैसे ही इजिप्ट की पिरामिड के तरीके से दिखता है। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा? पिरामिडल। तो ये हमारे पास 4 नंबर पे इसका क्या आ जाएगा? शेप। शेप कैसा हो जाता है? पिरामिडल। शेप कैसा हो जाएगा बेटा? पिरामिडल। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें पूछे तुमसे, ये बताओ ये हमारे पास बिहेव कैसा करेगा। अच्छा, जो कार्ब कैटायन था उसके पास पॉजिटिव था, निगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा था। इसके पास ऑलरेडी निगेटिव है तो ये निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा? नहीं, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आगे चल के हम तुम्हें बताएंगे पॉजिटिव जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, तो उसी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस लविंग के नाम, न्यूक्लियस लविंग होता है ना, तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। पूछा जाए कार्ब एनायन कैसा बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल के तरीके से। कैसा बिहेव करता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, छठा पॉइंट इसमें तुमसे हम ये पूछना चाह रहे हैं, बताओ ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है? तो देख के बताओ, इसमें देख के बताओ, क्या कहीं भी तुमको सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? कहीं भी तुमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? तुमको कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है? डायामैग्नेटिक। कैसा होता है बेटा? डायामैग्नेटिक। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए इसे बेटा नोट कर ले फटाफट। ये हमारे पास कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर? चले हटा रहे से 1 2 3 गो। देखो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, अभी इसकी डिटेलिंग होना बाकी है, क्योंकि इसको और आगे हम लोग पढ़ेंगे जब, तो फिर से इसको हम बताएंगे। लेकिन अभी जो ये कुछ बातें ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है ना? लेक्चर में कहां पे हमें क्या बताना है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, हम बार बार कहते हैं कि सिलेक्शन का मतलब ये नहीं कि आपको क्या पढ़ना है, सिलेक्शन का मतलब ये है आपको क्या नहीं पढ़ना है, आपको कितना पढ़ना है। ठीक है, तो वो चीज हम आपको बता रहे हैं, आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक, वरना अगर कार्ब कैटायन पे अगर लेक्चर लेना शुरू कर दे, 2-3 लेक्चर कार्ब कैटायन खा जाएगा।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो उतना ही आपको पढ़ाना है जितना आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब इसकी डिटेलिंग कहाँ करेंगे? जब इसको हम इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, इफेक्ट के बारे में, इसकी जो है स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, तब इसके और हम जानकारी इसमें जुटाएंगे। क्लियर नहीं क्लियर? ठीक, फिर आगे और रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे इसमें। क्लियर? चलें नेक्स्ट हेडिंग लगा दे बेटा, कार्ब एनायन, सॉरी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बताएं। फ्री रेडिकल, ठीक है। चले, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होती है? देखो अब अपने आप खुद बताओगा, थोड़ी बहुत ही आपको नॉलेज है, ये सब बातें तो आपको खुद मालूम होगी। ये हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल क्या होता है? जिसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, ठीक। अच्छा, तो सवाल हमारे पास वही है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 2 4, 2 6 और एक ये 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरे नंबर पे क्या होगा? ये बनता कैसे है? जाहिर सी बात है, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो फ्री रेडिकल होता है वो कैसे बनता है बेटा? होमोलिसिस से बनता है। जब हमारे पास सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है तब ये बनता है। तो ये कैसे बनेगा बेटा? होमोलिसिस से बनता है, ठीक है। होमोलिसिस से बनता है। आपको पहले ये पढ़ाया जा चुका है कि होमोलिसिस क्या होती है और हेटेरोलिसिस क्या होती है, ठीक है। 3 नंबर पे हम आपसे पूछे कि बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो जब इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो उसमें चेक करोगे लोन पेयर और प्लस बॉन्ड पेयर। तो इसमें कितने हैं? 1 2 3, 3 सिग्मा है प्लस 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम लोन पेयर तो नहीं मान सकते। तो इसके लिए इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्मा से बताना पड़ेगा। तो 3 सिग्मा की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो बेटा sp2 ही निकल के आएगा। क्लियर नहीं क्लियर? और sp2 का जो शेप होता है वो कैसा होता है? प्लेनर। कैसा होता है बेटा? इसका शेप कैसा हो जाएगा? प्लेनर। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, इसमें और चीजें हमको बताओ। अब हमको एक बात बताओ, ये यहां पर इसका जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक नहीं हो जाएगा भाई? डायामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है या सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक होते हैं। जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो डायामैग्नेटिक होते हैं। अभी हमने तुमको कार्बोकैटायन पढ़ाया, कार्बोनायन पढ़ाया, दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं थे, ठीक है। उनके पास, सबके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, जिसकी वजह से उनको हम लोगों ने बोल दिया डायामैग्नेटिक। क्लियर नहीं क्लियर? क्योंकि इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पैरा मैग्नेटिक। क्या बोलते हैं बेटा? इसे क्या बोलेंगे बेटा? पैरामैग्नेटिक। क्लियर नहीं क्लियर डॉक्टर साहब? चले, अच्छा अब एक बात बताएं, ना ये पॉजिटिव है ना ये निगेटिव है, तो ये क्या है भाई? ना इसमें कोई पॉजिटिव है ना निगेटिव है, तो ये क्या होता है? ये हमारे पास न्यूट्रल स्पीसीज होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल स्पीसीज होता है। क्लियर नहीं क्लियर? लेकिन साथ में एक बात तो समझो, इसके पास ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट उधर भी कंप्लीट नहीं था। किसके पास? कार्बोकैटायन के पास। कार्बोकैटायन के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसलिए इलेक्ट्रॉन की मांग कर रहा था। यहां पर भी देखो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन की मांग तो ये भी करेगा ना। अगर इलेक्ट्रॉन की मांग कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग है। इलेक्ट्रॉन लविंग होगा तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास जो फ्री रेडिकल होता है वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। कार्बोकैटायन जो होता है वो हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्लियर नहीं क्लियर? और जो कार्बोनाइन होता है वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है। लेकिन जो फ्री रेडिकल होता है, खास बात इसमें यह है कि ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। कैसा बिहेव करेगा? एज अ इलेक्ट्रोफाइल। कैसा होगा बेटा? एज अ इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चले बेटा, इसको आप लोग नोट कर लें, ठीक है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आना शुरू होने जा रही है यहां से, और इतनी जानकारी आपने जुटा ली, कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ लिया, कार्बोनाइन के बारे में पढ़ लिया, फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ लिया। अब इंपॉर्टेंट चीज है कार्बीन। कार्बीन क्या होती है, ठीक है। तो कार्बीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ध्यान देना। चलो समझाते हैं कार्बीन क्या होती है।
देखो कार्बन जो होता है, समझे रहना, पहले बात को समझ लेना। कार्बन जो होता है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे 6 होते हैं, वैलेंस शेल में 4 होते हैं। पहले से लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p2, मतलब वैलेंस शेल में 4 होते हैं, वैसे 6 होते हैं। ठीक है। नॉर्मली कार्बन करता क्या है कि उसके पास s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और p में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो जो बच्चे वीबीटी पढ़ के आए होंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ के आए होंगे, उनको मालूम होगा, और जिनको नहीं मालूम है वो यहां पे समझ लें। वीबीटी ये कहती है कि एलिमेंट, कोई भी हमारे पास जो एटम है वो उतने ही बॉन्ड बना पाता है जितने उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही? कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं? एक अनपेयर्ड ये दिख रहा, एक अनपेयर्ड ये दिख रहा। कार्बन को सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाने चाहिए थे, लेकिन बना ये 4 ले जाता है। कितने बनाता है? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बना ले जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? जरा समझे रहना। 4 बॉन्ड कैसे बनाता है? ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करता है और यहां पहुंच जाता है, तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट होती है। ठीक है। लेकिन इसकी एक्साइटेड स्टेट जो होती है, एक्साइटेड स्टेट जो होती है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां बचता है, ये वाला जंप करके यहां पहुंच जाएगा, तो ये हमारे पास यहां पहुंच गया। अब कितने अनपेयर्ड हो गए? 4 अनपेयर्ड हो गए। ठीक है। तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है, तब तक तो ये कार्बन था। ठीक है। अब इसी से कार्बोकेटायन कार्बोनाइन की बातें हम लोग करते रहते हैं, वो अलग बात है। कार्बीन क्या होता है? कार्बीन में होता यह है, इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 में से सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाते हैं, और 2 जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में या सिंगल सिंगल के फॉर्म में खाली पड़े रह जाते हैं, उसे बोलते हैं कार्बीन। अगर चारों बॉन्ड बना ले रहा है तो वो कार्बन की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है। अगर सिर्फ 2 बॉन्ड बनाकर 2 इलेक्ट्रॉन वो छोड़ दे रहा है तो उसे बोलते हैं कार्बीन। अभी धीरे धीरे डिटेलिंग समझ में आएगी कैसे कार्बीन बनता है। क्लियर नहीं क्लियर? अभी तो हमने ये बताया ये कार्बन होता है, ऐसे बनता है। ठीक है। कार्बन इस तरीके से बिहेव करता है, ये कार्बन के बारे में बताया। अभी कार्बीन के बारे में नहीं बताया। कार्बीन के बारे में जानना है तो आप यहां से समझना शुरू करिए। कार्बीन क्या होता है? 2 बॉन्ड बनते हैं और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो खाली पड़े रह जाते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम आपसे कहें तो हमारे पास CH2, ये हमारे पास कार्बीन होती है। ये हमारे पास क्या है? CH2 होता है और 2 इलेक्ट्रॉन खाली रह जाते हैं, ये हमारे पास क्या होती है बेटा? कार्बीन इसे बोलते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, चलें इसमें लिखे पॉइंट लिखे बेटा। कार्बीन है, थोड़ी सी जो है गर्मी होती है तो चलें लिखे। अच्छा, क्या अपनी आपको व्यथा बताएं? लिखिए बेटा, कार्बीन क्या होता है? कार्बीन के बारे में आप एक बात समझिए कि जब 2 बॉन्ड बनाते हैं तो ये कैसा होगा? बाइवेलेंट। ठीक है। अगर चारों बॉन्ड इसमें जो होता है इन्वॉल्व हो जाते, चारों इलेक्ट्रॉन से 4 बॉन्ड बनते, तो इसे बोलते हैं टेट्रावेलेंट। आप लोगों ने कार्बन की टेट्रावेलेंसी पढ़ी भी होगी। ये कार्बन की टेट्रावेलेंसी है। ठीक है। अगर कार्बन के चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बॉन्ड बना ले तो कार्बन होता है टेट्रावेलेंट। ठीक। लेकिन अगर उसमें से 2 बॉन्ड बनाने से मना कर दें, सिर्फ 2 ही बनाएं, तो होते हैं बाइवेलेंट। ठीक है। अगर वो कार्बन बाइवेलेंट है तो फिर उसे कार्बीन बोलते हैं। अगर वो टेट्रावेलेंट है तो नॉर्मल कार्बन हो जाएगा। ठीक है। देखो बाइवेलेंट है तभी तो 2 बॉन्ड बनाए, 2 हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड बना लिए और 2 इलेक्ट्रॉन उसके पड़े रह गए। तो इसलिए इसमें लिखना शुरू करिए। कार्बन में पहला पॉइंट लिखिए, ये कैसा होता है बेटा? बाइवेलेंट। वैसे हमने जैसे लिखा है 1 2 3 करके वैसे लिख लीजिए। ये कैसा होता है? बाइवेलेंट होता है। दूसरी बात समझो, ये हमारे पास ना इस पे कोई पॉजिटिव है ना इस पे कोई निगेटिव है, तो ये कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। बाइवेलेंट के साथ क्या है बेटा? ये न्यूट्रल है। ठीक है। दूसरे नंबर पे लिखिए, ये पहले नंबर पे लिखा आपने बाइवेलेंट, दूसरे नंबर पे लिखिए बेटा न्यूट्रल। ठीक है। बट ये बिहेव कैसा करता है? न्यूट्रल होने के साथ ये बिहेव इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से करता है। ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बाइवेलेंट है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल के साथ साथ ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह के बिहेव करता है। तो इसके इसी में पॉइंट बढ़ा लिया, न्यूट्रल एंड एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। इसमें भी देखिए इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। कार्बन का जो ऑक्टेट होता है क्या कंप्लीट होता है डॉक्टर साहब? नहीं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है।
भाई कार्बन के पास 4 होते हैं, 2 से बॉन्डिंग कर लेता है, 6 ही तो हुए टोटल। अरे यार तुम लोगों को मालूम होगा जितने उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो उसके खुद के होते हैं, और जितने बॉन्ड वो बनाता है उतने ही समझो उसने शेयरिंग कर ली है। तो 4 तो उसके पास पहले ही से थे इस कार्बन के पास, और 2 से इसने बॉन्ड बना लिया, तो 4 और 2 6 हुए ना। बोलो तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन हुए। 3 नंबर पे ये भी लिख लो, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। क्या होगा बेटा? इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो बात समझ में आ गई। कार्बीन क्या होता है? अगर हमारे पास कार्बन टेट्रावेलेंट है, मतलब 4 बॉन्ड बना रहा है, तो वो नॉर्मली कार्बन है। अगर ये बाईवैलेंट है, मतलब सिर्फ 2 बॉन्ड बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन खाली छोड़ दे रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्बीन। और कार्बीन एक इंटरमीडिएट होता है। बात समझ में आ रही है? कार्बीन एक इंटरमीडिएट होता है। कार्बीन के बारे में जानकारी क्या होती है? कार्बीन बाईवैलेंट होता है, कार्बीन न्यूट्रल होता है बट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद कार्बीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। क्लियर नहीं क्लियर? और समझिए, कार्बीन 2 तरीके की होती हैं, सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन और सॉरी वेरी सॉरी, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है ना? तो पहली हेडिंग लगा लीजिए टाइप्स ऑफ कार्बीन में, पहली हेडिंग लगा लीजिए सिंगलेट कार्बीन। चले, सिंगलेट कार्बीन जरा समझे। अब यहां से सिंगलेट कार्बीन में थोड़ा सा आपको बात को समझना पड़ेगा बेहतर तरीके से, मजा आएगा। कार्बीन नॉर्मली 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी कार्बन बनता तो कार्बन ही से है, 6 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास होते ही होते हैं ना। ठीक है? अब होता क्या है, अगर नॉर्मली देखा जाए तो हमारे पास अभी जो हमने बनाया, हमने कहा 1s2 2s2 2p2, इस तरीके से। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? इस वाले को हम बोलेंगे px, ये हमारे पास होता है py, ये हमारे पास होता है pz। जरा समझे रहना, कार्बन के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेना। कौन सी कार्बन पढ़ रहे हैं? सिंगलेट कार्बन पढ़ रहे हैं। ठीक है? अच्छा, यहां से होता क्या है, ये हमारे पास s होता है, ये हमारे पास p होता है। क्लियर? होता क्या है, इसका एक s और इसके 2 p से हाइब्रिडाइज कर जाता है। ध्यान देना, यहां पर देखो नॉर्मल कार्बन में हमने क्या बताया था, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप करके यहां पहुंच जाता है, लेकिन यहां पर ये जंप नहीं कर रहा। हो क्या रहा है कि जो ये कार्बन का s वाला है, 2s वाला जो ये s है, और इसमें से px और py, pz को छोड़ के px और py जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं बेटा? हाइब्रिडाइज कर जाते हैं। अब तुमको मालूम है, अगर कोई हाइब्रिडाइज कर जाए तो ऑर्बिटल जो बन जाते हैं वो कौन से बनते हैं? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है? इसमें एक s है और 2 p है, तो कौन से हाइब्रिडाइज बनेंगे? sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। धीरे धीरे बात को समझे रहना अच्छे तरीके से कि यहां पर नॉर्मल कार्बन में क्या होता था, ये वाला इलेक्ट्रॉन, हम बार बार कह रहे हैं ये कार्बीन यहां पढ़ा रहे हैं। नॉर्मल कार्बन में जो आपने टेट्रावैलेंसी पढ़ी होगी वो अलग चीज थी। यहां पर कार्बीन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता, इसकी जगह पे ये s और इसका px और py 2 ऑर्बिटल जो होते हैं वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, हाइब्रिडाइज कर जाते हैं, और हाइब्रिडाइज के बाद इसमें जो 3 जो बनते हैं वो sp बन जाते हैं। क्या बनते हैं बेटा? 3 क्या बन जाते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाते हैं। एक s 2 p है ना, तो ये भी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ये भी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ये भी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ध्यान देना, इसके पास एक वैकेंट pz बच भी जाता है। देखो सिर्फ ये और 2 ये और ये हाइब्रिडाइज हुए, एक s px और py हाइब्रिडाइज हुआ है। आपको मालूम है एक s और 2 p मिला के क्या बनेगा? sp2 बनेगा। तो जितने होते हैं उतने ही तो नंबर में बनेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन आपने ढंग से पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा। ठीक है? इसमें कितना होगा? एक s है और 2 p है, तो टोटल कितने बनेंगे? 3। और नाम क्या देंगे उन्हीं के हिसाब से, एक s और 2 p है तो sp2 sp2 sp2। बेटा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, ध्यान देना, इस कार्बन के बारे में अच्छी खास बात समझना कि जो हमारे पास अभी हमने क्या बताया, जितने हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो तो बॉन्ड बनाएंगे, तो हमारे पास ये वाला अनपेयर्ड बॉन्ड बना लेगा,
ये वाला अनपेयर्ड बॉन्ड बना लेगा, जो ये वाला पेयर्ड है ये बॉन्ड नहीं बनाते। बात समझे रहे ना, जो अनपेयर्ड है ये बॉन्डिंग में चले गए, ये जो ये वाला अनपेयर्ड है ये भी बॉन्डिंग में चला गया। ये हमारे पास जो होते हैं ये नॉन बॉन्डिंग वाले होते हैं, ये बॉन्ड नहीं बनाते। क्लियर नहीं क्लियर? तो अगर हमको लिखना होता है कार्बन को तो हम इस तरीके से लिखते हैं, देखो ये कार्बन हो गया, इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चले गए। क्लियर नहीं क्लियर? 2 इलेक्ट्रॉन तो जो बॉन्ड बना लेंगे और जो बचेंगे वो पेयर्ड फॉर्म में बचेंगे, हमेशा हम इसको पेयर्ड फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये हो गई कार्बीन। ठीक है, अब कार्बीन को हमने सिंगलेट क्यों कहा? कार्बीन को हमने सिंगलेट क्यों कहा? इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आई थिंक दिख रहा होगा। कार्बीन को हमने सिंगलेट क्यों कहा? सिंगलेट इसलिए कहा क्योंकि हम इसका स्पिन स्टेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? स्पिन स्टेट। उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला जरा देखिए क्या होता है स्पिन स्टेट का। वो फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है 2s का मॉड स्पिन स्टेट इज इक्वल टू 2s का मॉड प्लस 1। ठीक है, अब s क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। ए हमारे पास s को मालूम होगा, आपको प्लस हाफ माइनस हाफ थोड़ा बहुत तो पढ़ के आए होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा एक बात बताना, अगर इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड हैं, एक साथ में दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमको एक बात बताओ, एक हमारे पास क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में होते, भाई अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ऐसे 2 ऑर्बिट हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो दोनों सेम स्पिन में दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम दोनों को सेम ऑर्बिट में डाले दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है, एक हमारे पास क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक प्लस हाफ होगा तो एक माइनस हाफ होगा। जाहिर सी बात है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एक अगर प्लस हाफ होगा तो दूसरा कैसा होगा? माइनस हाफ होगा। क्लियर नहीं क्लियर? अगर एस की बात माने तो यहां पर एक प्लस हाफ होगा और एक माइनस हाफ होगा। तो यहां से हम इस तरीके से कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हमारे पास प्लस हाफ है और दूसरा कैसा है? माइनस हाफ होगा और प्लस 1 होगा। ठीक है, अब ये बात बताओ, ये दोनों क्या आ जाएंगे? प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? 0, और 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा? 0 प्लस 1। अब यहां पर जो स्पिन स्टेट आ रही है इसकी क्या आ रही है? 1, जिसकी वजह से एक आ रहा है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन। क्या बोलते हैं बेटा? सिंगलेट कार्बीन। चूंकि यहां पर एक आ रहा है, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसे सिंगलेट कार्बीन बोल रहे हैं। ठीक है ना? सारी बातें एकदम समझते चलिएगा। कार्बीन हो गया, कार्बीन में सिंगलेट कार्बीन हो गया। कार्बीन के बारे में बता दिया, कार्बीन के बाद सिंगलेट कार्बीन आ गई। बात समझ में आ रही है? सिंगलेट कार्बन क्यों कहते हैं ये भी आपको पता चल गया, इसमें होता क्या क्या वही मालूम चल गया। अच्छा एक बात पूछे, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन शेप तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। यहां पर एक बात समझ लेना, सिंगलेट कार्बीन में दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं? पेयर्ड फॉर्म में रहते हैं। कैसे रहते हैं बेटा? पेयर्ड फॉर्म में रहते हैं। अगर ये पेयर्ड फॉर्म में रहेंगे तो ये डायामैग्नेटिक हो गए या पैरामैग्नेटिक हो गए? बेटा ये ऑब्वियस सी बात है, डायामैग्नेटिक होंगे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें है? पेयर्ड फॉर्म में। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए अच्छा, इसमें हमको एक और बात आप समझा दीजिए थोड़ी सी। ये बताइए, आपने हुंस प्रिंसिपल पढ़ा है? हुंस प्रिंसिपल पढ़ा है? हुंस प्रिंसिपल में क्या होता था? सारे ऑर्बिटल भरते थे धीरे धीरे करके। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, ये हमारे पास एक, यहां से ये इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था इसमें, लेकिन ये भरने से पहले ही ये पेयर्ड हो गया। मतलब ये हुंस प्रिंसिपल का वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ? भाई हुंस प्रिंसिपल पढ़ा है, सारे इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 बाय करके भरते हैं। जब तक सारे इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाते हैं तब तक की कोई भी पेयरिंग नहीं होती है। पर सारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भर जाए तब पेयरिंग हो जाए। तो 4 है, 1 2 3 4 है, तो इसमें होना चाहिए। देखो 4 है, 1 2 3 4 इसमें जाना चाहिए, लेकिन इसमें चला गया इसमें। तो इसलिए ये हुंस प्रिंसिपल का क्या करता है बेटा? वायलेशन करता है। हुंस प्रिंसिपल का क्या करता है? ये वायलेशन करता है। तो एक पॉइंट ये बढ़ा लीजिए, इट वायलेट्स हुंस प्रिंसिपल। हुंस प्रिंसिपल का ये वायलेशन करता है, हुंस प्रिंसिपल को ये मानता नहीं है। क्लियर? तो सिंगलेट कार्बन समझ में आई? ठीक, अच्छा इसको नोट कर लिए फटाफट। मिटा रहे से बेटा। आई थिंक आपको कार्बन समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, चले इसके बाद इसमें 2-3 पॉइंट लिखे बेटा। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? 2 सिग्मा, 1 लोन पेयर, sp2। अभी sp2 बताया ना, अभी sp2 तुमने बताया भी, तो हाइब्रिडेशन कैसा होगा? sp2।
और इसका शेप कैसा होगा बेटा, बेंट शेप होता है। कैसा होता है, लिख लीजिए, शेप कैसा होगा इसका, बेंट शेप होगा। क्लियर नहीं क्लियर, हाइब्रिडेशन क्या कितना होगा, sp2, शेप कैसा होगा, बेंट होगा, ठीक है। और इसमें लिख लीजिए बेटा एक पॉइंट, इट वायलेट्स हुंड्स प्रिंसिपल, इट वायलेट्स हुंड्स प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉट मेथिलीन। क्या बोलते हैं बेटा, हॉट मेथिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हॉट मेथिलीन बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसा होता है, डायामैग्नेटिक होता है। सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई, चल हेडिंग लगा। अच्छा, इसमें एक एग्जाम्पल लिख लिए, जैसे डाइक्लोरोकार्बीन होता है। अगर आपसे पूछे डाइक्लोरोकार्बीन क्या होता है तो आप कैसे बनाओगे, ये हमारे पास कार्बन, 2 Cl2 हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री में रख देंगे, तो ये डाइक्लोरोकार्बन हो जाएगा। डाइफ्लोरोकार्बन में ऐसे बना सकते हो, डाइब्रोमोकार्बन बना सकते हो, डाई आइडोकार्बन भी बना सकते हो, सब ऐसे ही बन जाएंगे। क्लियर, कोई डाउट, चले बेटा नेक्स्ट हेडिंग लगा ले, ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बन लिखी, अब ट्रिपलेट कार्बन लिखिए जरा। देखो, जिस तरीके से हमारे पास सिंगलेट कार्बन थी, कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा फर्क है, वैसे ही हमारे पास ट्रिपलेट कार्बन होगी, ठीक है। चले जरा हम पानी पीने बेटा, एक घूट। चले, वही बात, कार्बन 6, 1s2, 2s2, 2p2, हमारे पास एक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे और p में एक था px, py एंड pz। इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन था, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन था। ये हमारे पास s वाला है। क्या हो रहा है बेटा, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ s और px का होता है। किसका होता है, s और px का होता है। क्लियर नहीं क्लियर, बोलो बेटा, सिर्फ और सिर्फ s px का होता है। तो इसमें जो 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन के आएंगे, एक s और एक p है, तो इसे भी sp बोलेंगे और इसे भी sp बोलेंगे। जो बचा हुआ रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, वो हमारे पास py बच जाएगा और pz बच जाएगा। देखो, ये sp हो जाएगा, ये sp हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही खाली पड़े रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाते हैं। चारों इलेक्ट्रॉन 4 अलग अलग ऑर्बिट में होते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन 4 अलग अलग ऑर्बिट में होते हैं। ध्यान देना बेटा, इसमें ट्रिपलेट और सिंगलेट में सिर्फ इतना ही फर्क आता है कि इसमें जो होता है, जो उसका लोन पेयर हो रहा है, उसमें जो लोन पेयर था वो देखो पेयर्ड फॉर्म में था। जो सिंगलेट में था वो पेयर्ड फॉर्म में था, एक ही ऑर्बिटल में था। यहां पे चेक करो, यहां पर सारा इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल फॉर्म में है। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो तो बॉन्डिंग में चले जाते हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नॉन बॉन्डिंग में आते हैं, वो बॉन्ड नहीं बनाते। तो उसमें होता क्या है, देखो ये हमारे पास अगर हम कार्बन बनाएंगे तो 2 तो ये बॉन्डिंग में चले जाएंगे, जो 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उसको हम अलग अलग बनाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहां बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन हम यहां पे बनाएंगे। क्लियर नहीं क्लियर, जो ट्रिपलेट कार्बन होता है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अलग अलग जगह पे होते हैं, अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं। क्लियर नहीं क्लियर, और जो सिंगलेट में होते हैं वो एक ही ऑर्बिट में होते हैं। एक ऑर्बिट में होने की वजह से उसमें दोनों की स्पिन अलग अलग होती है। इसमें दोनों, देखो इसमें जो है चारों इलेक्ट्रॉन अलग अलग है और सबकी स्पिन सेम है, मतलब अगर एक क्लॉकवाइज है तो सारे क्लॉकवाइज ही होंगे, सब प्लस हाफ में आ रहे हैं। तो इसका फार्मूला क्या था हमारे पास, 2s+1 हुआ करता था ना, मॉड ऑफ 2s+1 स्पिन स्टेट का। तो जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो 2 हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आएगा, प्लस हाफ, और दूसरा भी तो प्लस हाफ होगा, और साथ में क्या हो जाएगा बेटा, +1 हो जाएगा। तो ये जोड़ क्या आ जाएगा, 1, तो 2 1 = 2 और +1 तो इज इक्वल टू कितना आया, 3। इस वजह से इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। अब पूछा जाए सिंगलेट में और ट्रिपलेट कार्बन में क्या फर्क है, तुम कहोगे सिंगलेट में जो होगा दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किस में होंगे, पेयर्ड फॉर्म में होंगे और एक ही ऑर्बिट के अंदर होंगे। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आई, sp2 वाले में होंगे, ठीक। और इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारे पास नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग ऑर्बिट में होते हैं। क्लियर, कोई डाउट, बहुत अच्छी बात है, इसको आप लोग नोट कर लिए फटाफट, तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कार्बन बोलते हैं। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ गई। अच्छा, ये बताइए
ये कहीं से तुम्हारा सारे ऑर्बिट भरे हुए हैं, कोई भी पेयर्ड नहीं है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, हुंस प्रिंसिपल क्या होता है, जब तक कि सारे ऑर्बिट भर नहीं जाते, सब ऑर्बिट जितने होते हैं पीएक्स पीवाईजेड जो भी होते हैं, जब तक सब भर नहीं जाते तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। ये उस बात को मान रहा है, मतलब ये हुंड रूल को फॉलो कर रहा है। सिंगलेट जो हमारे पास था सिंगलेट जो कार्बिन थी वो हुंस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रही थी, जबकि हमारे पास ट्रिपलेट कार्बिन जो है वो हुंस प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है। क्लियर नहीं क्लियर? तो पहला पॉइंट लिखिए, ट्रिपलेट कार्बिन फॉलोज हुंस प्रिंसिपल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा। अच्छा, इसमें हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है बेटा वो पैरामैग्नेटिक होता है या डायमैग्नेटिक होता है, आपको मालूम है। तो कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। तो लिख लो बेटा, इट इज अ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। ये कैसी होती है बेटा? पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होती है। क्लियर? अच्छा, एक बात बताओ, इसका हाइब्रिडेशन कैसा होता है? जाहिर सी बात है, मैं दिख रहा है हाइब्रिडेशन कितना हो रहा है, sp हो रहा है। लिख लो हाइब्रिडेशन sp। और इसका शेप कैसा होगा बेटा? sp का शेप कैसा होता है? लीनियर। sp का शेप कैसा होता है? लीनियर होता है। क्लियर नहीं क्लियर बेटा? बोलो। बहुत बढ़िया, चले इसे मिटा देते हैं हम लोग। अब हेडिंग ला दो बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन, देखो धीरे धीरे करके आप चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आना शुरू हो चुकी होंगी। अभी ये लेक्चर तो स्टार्ट है, धीरे धीरे जितने लेक्चर होते चले जाएंगे और आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब बहुत मस्त हैं, बहुत खुश हैं, ठीक है। अच्छा, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अच्छा, स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो जो हमारे पास कार्बिन होता है सिंगलेट वाला, और जो हमारे पास ट्रिपलेट वाला कार्बिन होता है, ठीक है। जो हमारे पास सिंगलेट कार्बिन होता है उसके बीच का जो एंगल होता है वो 103 डिग्री होता है, रिपल्शन की वजह से घट जाता है। कितना होता है? 103 डिग्री होता है। इसमें जो एंगल होता है तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। क्लियर नहीं क्लियर? बात को समझे रहना। अच्छा, अब हम पूछें कि इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होता है, सिंगलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल होती है या ट्रिपलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल होती है? तो यहां से जवाब ये मिला, ट्रिपलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है इसका एंगल बहुत कम है, इसका एंगल ज्यादा है, ये रिलैक्स पोजीशन में, ये उतना रिलैक्स नहीं है, इस पे जो है स्ट्रेन आ रहा है। स्ट्रेन ना कहकर हम ये कहेंगे कि दोनों बॉन्डों को जो ऊपर से रिपल्शन ज्यादा लग रहा है, रिपल्शन, स्ट्रेन नहीं कहेंगे, रिपल्शन कहेंगे। स्ट्रेन तो फिर रिंग में आएगा, ठीक है ना। रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये हमारे पास कम स्टेबल होता है और ये हमारे पास ज्यादा स्टेबल होता है। अगर हम ये लिख के तुमको दें, हम कहें हमारे पास CH2 है, ये हमारे पास अगर ऐसे लिख के दे रहे हैं तो ये सिंगलेट कार्बिन है, और अगर हम ऐसे लिख के दे रहे हैं, ये CH2 ही लिख के दे रहे हैं, तो ये हमारे पास ट्रिपलेट कार्बिन है। तो पूछा जाए कि हमारे पास ट्रिपलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल है या सिंगलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल है, तो आप लोग क्या बताएंगे? आप कहेंगे ट्रिपलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल है। रीजन पूछा जाए, आप लोग कहेंगे इसमें जो एंगल आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, इसमें एंगल जो आ रहा है वो 103 डिग्री आ रहा है। 103 की वजह क्यों हो? इसकी वजह क्या है? क्योंकि इस पर रिपल्शन ज्यादा लग रहा है। रिपल्शन ज्यादा लगने की वजह से ये कम स्टेबल होता है और ये ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक। लेकिन हम तो बहुत होशियार आदमी हैं भाई, एग्जामिनर हैं, जैसे साकिब सर हैं। अब साकिब सर जो है नॉर्मल क्वेश्चन तो देंगे नहीं, आपको टेस्ट में हमने ये पूछ लिया, हमने कहा ये बताओ अच्छा डॉक्टर साहब, CCl2 ये हो गया डाइक्लोरो सिंगलेट कार्बिन, और हमने कहा यहां पर Cl2 एक इलेक्ट्रॉन यहां पे लगा दिया, ये ट्रिपलेट कार्बिन है। कार्बिन तो ये भी अभी भी है ना, ये सिंगलेट कार्बिन है और ये हमारे पास ट्रिपलेट कार्बिन है। ऊपर पूछा, हमने बता दिया कि भाई इसमें ट्रिपलेट वाला ज्यादा स्टेबल है, लेकिन जब तुम एग्जाम में जाओगे तो हम ये पूछेंगे नहीं, हम ये पूछ लेंगे। एग्जामिनर चालू होता है ना, एक स्टेप ज्यादा सोचता है, ठीक है। लेकिन हम जो नीट के एग्जामिनर है, हम लोग उससे ज्यादा चालू हैं। जितना वो अकेला वहां बैठ के सोचेगा, उतना हम सब लोग मिलकर यहां बैठ के सोच लें, तो उससे एक कदम हमेशा आगे रहें। तो जो क्वेश्चन वो पूछेगा वो तो नॉर्मली हो ही जाएगा ना। हमेशा ऐसी तैयारी रखती है कि एग्जामिनर से एक कदम आगे रहें,
एग्जामिनर जहां तक सोचता है उससे आगे तक हम लोग सोचते, कहां तक सोचेगा एग्जामिनर, कितना सोचेगा, क्या क्या लगा देगा, बस यही तो है। हम लोग घबरा जाते हैं, घबराए ना, बस यही अपना एक जो है दृढ़ निश्चय कर लें कि हमको इतना पढ़ना है। बस तुम अगर साथ दे दो तुम लोग हमारा ना, यकीन जानो जो 2 साल की हिस्ट्री है, 2018 में जो एक लड़की थी वो 180 में से 180 नंबर केमिस्ट्री में लेके आई थी, एक बच्ची। 2019 में ये हुआ कि एक बच्ची जो है वो लेके आई 180 में से 180, और जो 2020 का एग्जाम गया है उसमें एक लड़का लेके आया है ऋषभ, एक लड़का जो है ऋषभ नाम का लड़का था, वो 180 में से 180 लेके आया है। एक लड़की है जो 175 लेके आई है। एक और लड़का, अब उन बच्चों का हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि वो अलग अलग कोचिंग्स में हम पहले पढ़ाते थे तो वहां के स्टूडेंट है, तो इसलिए नाम नहीं लेंगे, लेकिन तुम लोगों को सिर्फ मोटिवेट करने के लिए हम ये बात बता रहे हैं। क्लियर? क्योंकि उन पे उनका अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। हालांकि पढ़ाया अमीन ने था लेकिन अधिकार उनका है, ठीक है। बहरहाल वो बच्चे 170 172 लेके आई हैं, 165 160 तक नंबर आए हैं। अब तुम अगर हमारे साथ अगर चलना शुरू कर दो, जो बच्चे इस बार हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हमको मालूम बहुत फर्टाइल ब्रेन है इस बार हमारे पास, अगर तुम लोग मेरे साथ चल दो ना तो इस बार कम से कम हमारे पास 10 बच्चे ऐसे हैं हमारे क्लास में जो 180/180 लाने के लायक हैं और लाएंगे, ठीक। और जो बच्चे लाना चाहते हैं बस वो जस्ट फॉलो करते रहे एक एक चीज को, ऑटोमेटिकली उतने मार्क्स आ जाएंगे। क्लियर? चलें बेटा देखिए, अब अगर पूछे इसमें से हम ये पूछे कि ये बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है, सिंगलेट वाला या ट्रिपलेट वाला, तो यहां पर रिजल्ट उलट गया, यहां पर सिंगलेट वाला ज्यादा स्टेबल हो गया। अब तुमने पूछा सर ऐसा क्यों हो गया, तो ऐसा इसलिए हुआ, जरा समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्मली अगर पूछा जाए तो ट्रिपलेट कार्बाइन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। जरा समझना, इसको मिटा रहे ऊपर वाला। अब देखना, अगर हमारे पास कहीं पर ये आ जाए X2 का मतलब कोई भी हैलोजन आ जाए और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में, तो ये सिंगलेट वाला है। और अगर हमारे पास X2 आ जाए और ये हमारे पास अलग अलग इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये ट्रिपलेट वाला है। ऐसे में सिंगलेट वाला ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसकी वजह क्या होती है बेटा? इसकी वजह ये होती है, ये हमारे पास कार्बन होता है, ये हमारे पास हैलोजन होता है, देखो ये हैलोजन, ठीक है, और हैलोजन के पास होते हैं लोन पेयर, ठीक है। ध्यान देना, इस कार्बन के पास जो सिंगलेट वाला था py अभी खाली पड़ा है, वैकेंट p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। ध्यान देना, जो हमारे पास सिंगलेट वाला था अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया ना, जाके बैक करके देखो, उसमें py जो होता है वो खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये अपने लोन पेयर क्या करता है, इसे डोनेट कर देता है, किसे? कार्बन का जो वो p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एक्सेप्ट करने के लिए जगह है। तो यहां पर क्या होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर दे देता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, ये ऐसे, ठीक। तो यहां पर एक डबल बॉन्ड लाइक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। इसी को हम लोग बैक बॉन्डिंग कहां करते हैं, अगर बच्चे अगर ध्यान रहा हो तो इसको हम लोग बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कहीं वैकेंट p या d ऑर्बिटल हो और लोन पेयर उसमें जो है ऑसिलेट करना शुरू कर दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। मतलब इसमें एक बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया, ऐसे समझो, अगर कहीं पर भी कोई बॉन्ड एक्स्ट्रा आ जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर नहीं क्लियर? जबकि ट्रिपलेट में क्या हुआ, ट्रिपलेट में हैलोजन तो है, उसके पास लोन पेयर भी है, लेकिन जो कार्बन था, जो कार्बीन थी, कार्बीन में जो कार्बन था उसमें कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं था। ध्यान दो, सारे ऑर्बिटल भरे हुए थे, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। क्लियर नहीं क्लियर? तो इसमें वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं होता, जबकि इसमें वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। वैकेंट p ऑर्बिटल होने की वजह से इसमें क्या होता है, बैक बॉन्डिंग हो जाती है, और बैक बॉन्डिंग होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड लाइक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। कोई नया बॉन्ड बन जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, सबको मालूम है। क्लियर नहीं क्लियर? नॉर्मल कार्बिन पूछा जाए, सिंगलेट कार्बिन या ट्रिपलेट कार्बिन में कौन ज्यादा स्टेबल, तो हम कहेंगे ट्रिपलेट वाली ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। एंगल वाला रीजन देंगे कि उसमें एंगल कम है, उसमें एंगल ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको डाई हैलोजन सिंगलेट कार्बिन पूछे या डाई हैलोजन ट्रिपलेट कार्बिन पूछे, तब आप कहोगे कि इसमें सिंगलेट वाली ज्यादा होगी, इसमें एंगल वाला फैक्टर सप्रेस हो जाता है, जबकि बैक बॉन्डिंग वाला जो कैरेक्टर होता है वो उभर के आता है। उसकी वजह से, बैक बॉन्डिंग की वजह से हम कह देंगे कि यहां पर जो हमारे पास
सिंगलेट वाली कार्बीन है, सिंगलेट हेलोजन कार्बीन जो होती है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, जबकि ट्रिपलेट हेलोजन जो कार्बीन होती है वो हमारे पास ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगी। क्लियर? बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सारी बात आप समझ ली अच्छे तरीके से, एक एक चीज को समझिए आप, ठीक है? देखिए अब हमारे पास हो क्या रहा है। अच्छा एक काम करिए, आप एक हेडिंग लगा लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ, एक हेडिंग लगा लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन्स। फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन्स, कार्बीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ध्यान देना, कार्बन कैसे फॉर्मेशन होता है। अब ये वाली रिएक्शन अगर आपने याद कर ली जो हम बताने जा रहे हैं, याद क्या कर ली, समझ लीजिए। तो जहां जहां पे ये आएगा समझो कार्बीन बनेगा। कहां कहां पे? जैसे अगर आपको कहीं भी मिल जाए CHCl3 KOH बेस, इसमें जो बनता है वो हमेशा डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। और इससे कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है? इससे 3 तरीके की रिएक्शन होती है, बताएंगे अभी कौन कौन सी। एक हमारे पास रीमेंटीवन होती है, एक कार्बेलेमिन होती है, और एक कार्बीन का एडिशन होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे। क्लियर नहीं क्लियर? बात को समझे रहना। यहां से अगर कभी, अब ध्यान देना, अगर कभी यहां पर हमारे पास क्लोरोफॉर्म और KOH आ जाए, इसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, और ये KOH मतलब कोई बेस आ जाए, ऐसी रिएक्शन में हमेशा डाइक्लोरोकार्बीन बनती है। कैसे कार्बीन बनती है जरा ये देखिएगा, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन। ध्यान देना, क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा, ठीक है? ये तीनों क्लोरीन मिलके इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचना चालू करेंगे, और कार्बन जो है इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचना चालू करेगा। तो जाहिर सी बात है इस कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? मतलब अब ये हाइड्रोजन जो होगा वो एसिडिक हाइड्रोजन बन चुका है। जो हमारे पास CCl3 की वजह से ये वाला हाइड्रोजन जो होगा वो एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा। बेटा हाइड्रोजन बहुत तरीके के होते हैं, अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई ना, तो धीरे धीरे आपको समझाते चलेंगे। हाइड्रोजन तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन वो होते हैं जो H+ के फॉर्म में निकल सके। जैसे हम पूछे CH4 में जितने, CH4 में कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। क्या वो एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं। उसमें जितने भी हाइड्रोजन हैं उनको हम लोग H+ के फॉर्म में बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए CH4 के जो हाइड्रोजन होंगे वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होंगे। जबकि अल्कोहल का हाइड्रोजन जो होगा OH वाला, वो हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि उस हाइड्रोजन को हम H+ के फॉर्म में निकाल सकते हैं। धीरे धीरे आगे चल के हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, जेरी-विटनॉफ टेस्ट पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें इस पे करेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन पे क्या क्या होते हैं। लेकिन अभी आप समझिए, यह हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब ये H+ के फॉर्म में निकल सकता है। यहां पर हमारे पास बेस है, जाहिर सी बात है बेस का OH- आएगा, इसके H+ को निकाल ले जाएगा। जब ये निकाल ले जाएगा तो यहां से क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। मैकेनिज्म बता रहे हैं बेटा इसकी, मैकेनिज्म, ताकि आपकी रिएक्शन में पकड़ बढ़ती चले। क्लियर नहीं क्लियर? जरा देखिए, ये कार्बन हो गया, ये हमारे पास 3 क्लोरीन हो गए, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, ठीक है? ध्यान देना, इस पे आ चुका होगा निगेटिव, क्योंकि ये H+ के फॉर्म में निकल चुका है, इसलिए उस पे आएगा बेटा निगेटिव। क्लियर नहीं क्लियर? अब जो निगेटिव होता है वो क्या करता है, वो यहां से ये हमारे पास ये वाला जो होता है, ये वाला एक क्लोरीन होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां से निकल लेता है। क्या करता है बेटा? दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेता है। तो जो ये बनता है, ये हमारे पास सिर्फ 2 Cl2 बचते हैं और एक लोन पेयर बच जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये हमारे पास जो बन गया वो डाइक्लोरोकार्बीन बन गया। अगर आपको ये सारी बातें नहीं जाननी है तो एक बात जान ले, हमेशा CHCl3 और KOH कहीं पर दिख जाए, आपको रिएक्शन में कम से कम 2-3 जगह मिलेगा। ये जहां कहीं पे आप दिखे, आप पहला इंटरमीडिएट ये बनाओगे CCl2। आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कार्बेलेमिन जो रिएक्शन है उसका इंटरमीडिएट क्या है, 2018 या 2019 नीट का सवाल है। व्हाट इज द इंटरमीडिएट ऑफ कार्बेलेमिन रिएक्शन? आपसे पूछा जा चुका है 2018-2019 में, आप लोग चेक करना, उसमें आपको मिलेगा ये सवाल। कार्बेलेमिन या रीमरटीमिन का पूछा गया था, कार्बेलेमिन या रीमरटीमिन, हमको ध्यान नहीं पड़ रहा है। कार्बेलेमिन या रीमरटीमिन ने पूछा गया है कि इसका इंटरमीडिएट क्या है,
तो उसमें उसने ऑप्शन दिया है डाइक्लोरोकार्बिन, और बच्चों को मालूम ही नहीं होता, क्योंकि जब आपको रिएक्शन पढ़ाई जाती है तो आपको डाइक्लोरोकार्बिन के बारे में बताया ही नहीं जाता, सीधे आपको रिएक्शन करा दी जाती है कि रट लो। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? चलें इसको नोट कर लें। और कहां बन सकता है, और कहां बन सकता है? देखो कार्बिन कहां बन रहा है, अगर हमारे पास कहीं पे क्लोरोफॉर्म और KOH मिल जाए तो हमारे पास कार्बिन बन जाएगा। अगर हमको कहीं पे ये मिल जाए CH2N2 डाईएजोमेथीन, डाईएजोमेथेन, और इसकी पायरोलिसिस कर दी जाए, CH2N2 इसको बोलते हैं डाईएजो। एजा का मतलब होता है नाइट्रोजन, डाईएजो मतलब दो नाइट्रोजन, मेथेन तो ये है ही है भाई, CH4 से बना होगा। CH4 का एक कार्बन को मेथेन ही तो बोलते हैं, मेथेन, मेथेन हो गया, तो मेथेन तो है ही है, लेकिन दो नाइट्रोजन है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डाईएजो मेथेन। इसकी अगर हम पायरोलिसिस कर दें, हाई टेम्परेचर ले लें, तब भी हमें क्या मिलेगा बेटा, कार्बीन बनेगा, CH2, इसको कार्बीन बोलते हैं, और इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है मेथिलीन, इसे हम लोग मेथिलीन भी बोलते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? और साथ में क्या हो जाएगा, N2 हमारे पास गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। एक हमारे पास कीटीन होता है, कीटीन, CH2CO, इसमें से भी क्या होता है, हमारे पास ये कार्बीन बन जाता है और साथ में क्या निकल जाता है, CO निकल जाता है। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर? तो हमारे पास कार्बन कहां कहां से बन सकता है, एक हमारे पास CHCl3 और KO से बन सकता है, CH2N2 से बन सकता है, और CH2CO से बन सकता है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, चलिए इसे नोट करिए फटाफट। चले अब देखिए कार्बेलेमिन रिएक्शन क्या होती है। कार्बेलेमिन रिएक्शन आप समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। कार्बेलेमिन रिएक्शन को हेडिंग लगा दे, कार्बेलेमिन रिएक्शन। ध्यान देना, अब तुमको मालूम चल गया है कार्बेलेमिन का रिएजेंट क्या है, मालूम चल गया ना, और साथ में अमीन लगा है तो जाहिर सी बात है अमीन होगा इसमें, तो हमने लिया RNH2। क्लियर? साथ में हमारे पास क्या होगा, ये ले लेते हैं CH3 CH Cl3 + KOH। ठीक, ये हमारे पास क्या होती है, कार्बेलेमिन रिएक्शन होती है। देखो कार्बेलेमिन में हमारे पास रिएजेंट क्या होगा, क्लोरोफॉर्म और KOH, और साथ में क्या होगा, हमारे पास अमीन होगा। अमीन के पास होता है लोन पेयर। ठीक है, अब हमको सबको मालूम है, ये बात अच्छी तरीके से मालूम है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, इसका जो इंटरमीडिएट होता है वो डाइक्लोरोकार्बिन होता है, और डाइक्लोरोकार्बिन अभी पहले बता चुके हैं कि वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, जहां कहीं भी अपना इलेक्ट्रॉन देखेगा वहीं उसकी लाल टपक जाएगी कि हमको इलेक्ट्रॉन दिख गया, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है ना इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या करता है, ये झम से इसके पास पहुंच जाता है, नाइट्रोजन के पास। जब नाइट्रोजन के पास पहुंचता है तो देखो क्या होता है डॉक्टर साहब, RN, ये हमारे पास H, ये हमारे पास H। ठीक है, दो H पहले से मौजूद थे। क्लियर नहीं क्लियर? और क्या हुआ, और जरा समझो, इसमें जो कार्बीन जुड़ गया है तो यहां पर दो Cl हो गए, एक Cl ये और एक Cl ये। अब देखो तुमको H और Cl देख के तुमको मजा नहीं आ रहा है, तुम्हारी उत्सुकता नहीं बढ़ रही है। जैसे तुमको H और Cl दिख रहा है तुम फौरन कहोगे यहां से HCl जाएगा और यहां से HCl जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, RNC। क्या बन जाएगा बेटा, RNC। अब जो बच्चे IUPAC पढ़े हुए हैं उनको मालूम होगा, जो आइसोसाइनाइड होता है उसी को कार्बेलेमीन बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कार्बेलेमीन। क्लियर नहीं क्लियर? कार्बेलेमीन रिएक्शन याद हुई कि नहीं याद हुई? क्या होता है कार्बेलेमीन रिएक्शन में बेटा, हमारे पास अमीन होती है। क्लियर नहीं क्लियर? साथ में हमारे पास क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बिन होता है। बनता कैसे है, क्लोरोफॉर्म और KOH से। ठीक है, अब डायरेक्ट तुम याद करोगे, अब इतनी मैकेनिज्म हो गई, और डायरेक्ट तुमको यहां याद करना चाहिए कि यहां पर क्या बनेगा, RNC, मतलब प्राइमरी अमीन से हमारे पास क्या बन रहा है, आइसोसाइनाइड। ये हमारे पास हो गया कार्बेलेमीन। ठीक, क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा एक सवाल पूछें, चलो इसको नोट करो फिर सवाल पूछते हैं। बिठा रहे बेटा, एक सवाल पूछ रहे हैं बेटा,
क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शो कार्बेलएमीन टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शो कार्बेलएमीन टेस्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो कार्बेलएमीन टेस्ट शो करेगा। अब ये सब देख के जो बच्चे रिपीटर हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, जो बेचारे फ्रेशर हैं, जो बेचारे फ्रेशर हैं उनकी हालत खराब हो जाती है। वो कहती है सर हमें समझ में नहीं आ रहा, आप कैसे क्वेश्चन करें, हमने कार्बेलएमीन ही पढ़ लिया। देखो कार्बेलएमीन टेस्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन दे सकता है, सेकेंडरी अमीन क्यों नहीं दे सकता, जरा समझना। अगर हमने यहां पर सेकेंडरी अमीन लिया होता पिछली वाली रिएक्शन में, तो ये R होता और एक H होता और यहां पर C और यहां पर Cl होता, 2 Cl होते, तो एक HCl तो यहां से निकल जाता, लेकिन इस Cl के लिए कोई भी हाइड्रोजन नहीं मौजूद है, इसलिए सेकेंडरी अमीन जो होती है वो कार्बेलएमीन रिएक्शन नहीं कर पाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखो ये सेकेंडरी अमीन है कि नहीं है, सेकेंडरी अमीन में 2 R लगे हुए थे, HCl तो ऊपर से निकल गया, लेकिन इस वाले Cl के लिए H नहीं बचा क्योंकि एक ही H था। लेकिन अगर टर्शरी अमीन लेते तो टर्शरी अमीन में ये वाला भी H हट जाता, यहां पर भी R आ जाता। ठीक है, तो दोनों Cl के लिए कोई हाइड्रोजन नहीं मौजूद होता, तो दोनों Cl नहीं निकल पाते। तो कुल मिला के बात ये समझ में आई, जो हमारे पास प्राइमरी अमीन होता है वही कार्बेलएमीन टेस्ट दे पाता है, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन कार्बेलएमीन टेस्ट नहीं दे पाता। अब बड़ी मुसीबत है, सर प्राइमरी अमीन क्या है, सेकेंडरी अमीन क्या है। हालांकि जब हम इसकी नेमिंग पढ़ा रहे थे तो हम पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए एक ट्रिक बताए दे रहे हैं। नाइट्रोजन को पकड़ लो, बस नाइट्रोजन को, बाकी कुछ ना देखो। नाइट्रोजन के पास अगर दोनों हाइड्रोजन है तो वो प्राइमरी अमीन होगा। नाइट्रोजन के पास अगर सिर्फ एक हाइड्रोजन तुम्हें दिख जाए तो वो हमारे पास सेकेंडरी अमीन है, और नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन ना दिखे तो वो हमारे पास टर्शरी अमीन है। क्लियर नहीं क्लियर। अब जरा देखो, नाइट्रोजन के पास दोनों हाइड्रोजन है, मतलब ये प्राइमरी अमीन है, और प्राइमरी अमीन जो होता है वो कार्बेलएमीन शो करता है। यहां पर आ जाओ, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये प्राइमरी अमीन है, और प्राइमरी अमीन क्या होता है, कार्बेलएमीन शो करता है। यहां पर आ जाओ, यहां पर नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन क्या होता है, सेकेंडरी अमीन होता है, मतलब ये कार्बेलएमीन शो नहीं कर पाएगा, प्राइमरी अमीन ही कार्बेलएमीन शो करता है। इधर आ जाओ, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये प्राइमरी अमीन है, मतलब ये कार्बेलएमीन शो करेगा। क्लियर नहीं क्लियर, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। जरा नोट कर लिएगा बेटा इसको अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो इसे मिटा रहे बेटा। अच्छा, अब बात उन बच्चों की आती है जो कहते हैं सर हम रिएक्शन नहीं कर पाते, रिएक्शन करने में बड़ा दर्द आता है, रिएक्शन नहीं हमसे होती है ना, यही तो कहते हैं ना। चलो जरा समझो, अगर आपको हम एक रिएक्शन दे रही है, ठीक, प्लस CH3 नहीं सॉरी CH और प्लस KOH, हम पूछे इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। आई थिंक ये 2018 या 2019 का सवाल है, जहां भी है हमको पता नहीं, बताओ क्या बनेगा। जरा समझिएगा बेटा, ज्यादातर सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे वो आपसे सिंगलेट कार्बन के सवाल पूछे जाएंगे। आपको मालूम चल गया है कि ये जो होगा डाइक्लोरोकार्बिन बनाएगा, हमने फटाक से बना लिया, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। क्या होता है, यहां पर जो इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसके साथ एक सिग्मा बनाता है, इसके साथ एक वो सिग्मा बनाता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल पाया जाता है, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल में ना जाने क्योंकि आपको सवाल लगाने हैं, तो आप ये समझ लीजिए जो डाइक्लोरोकार्बिन होता है वो डबल बॉन्ड पे क्या होता है, दोनों साइड जुड़ जाता है, अगर डबल बॉन्ड कहीं पे दिख जाए, ठीक है। तो आपने एक सिग्मा इधर से बनवा दिया, एक सिग्मा इधर से बनवा दिया, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, देखो बॉन्ड तो डबल आपने तोड़ ही दिया, बॉन्ड तो आपका ब्रेक हो ही चुका। अब क्या होगा, एक सिग्मा ये बना दिया, एक सिग्मा ये बना दिया, किसने बनाया, इस कार्बन में, ये C हो गया और ये Cl2 हो गया, मतलब इसमें कुछ भी ब्रेक नहीं होता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर है।
देखो बाईसाइक्लो बन गया इसमें, ठीक है। चलें एक क्वेश्चन और बता दें, इसे नोट कर लिए फटाफट। जल्दी जल्दी नोट कर लें इसे, एक क्वेश्चन और बताएं। ये था, अब देखो आप लोगों को देखते ही मालूम चल गया होगा कि इसमें कार्बीन बन जाएगा। भाई हाई टेम्परेचर लेंगे, देखो इसमें हाई वो पायलिसिस करेंगे इसकी, ठीक है, हाई टेम्परेचर लेंगे, इसमें कार्बीन बनेगा। और जब कार्बीन बन जाए तो कार्बीन की 3 रिएक्शन सिर्फ होती हैं इधर। एक नंबर पे कार्बेलेविन हम पढ़ा चुके हैं, 2 नंबर पे एडिशन ऑफ कार्बन ऑन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हो गया, 3 नंबर पे जो होती है वो आपकी रीमर टीमन होती है। रीमर टीमन यहां नहीं पढ़ाएंगे, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही है? आपके पास अगर पूछा जाए जो आपके कोर्स में है वो कार्बीन सिर्फ 3 तरीके के रिएक्शन करेगा, आप यहां पढ़ लीजिए, फिर आगे तीनों रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है और तीनों कार्बीन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 3 रिएक्शन करता है पूरे कोर्स में आपके, कौन कौन सी? कार्बेलेमीन, रीमर टीमन और एडिशन ऑफ कार्बीन ऑन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर नहीं क्लियर? अगर हमने आपको कार्बेलेमीन पढ़ाई दी, अब जरा देखिए यहां पे एडिशन करा है, एडिशन में क्या होता है हमको मालूम है, हम यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक करा देते हैं, एक पे नेगेटिव आएगा एक पे पॉजिटिव आ जाएगा। क्या करते हैं, एक कार्बन जो होता है वो यहां पे रखेंगे, इधर से सिग्मा बॉन्ड इधर से सिग्मा बॉन्ड, यही तो होगा। देखो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें जो बनेगा वो CH2 मेथिलीन बनेगा, हॉट मेथिलीन, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये इस तरीके से बॉन्ड हमने ब्रेक करा दिया, ये कार्बन यहां पे रखा, ये वाला जो कार्बन है इधर से एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया, ये इधर से एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया और 2 हाइड्रोजन तो उसके पास पहले से मौजूद थे। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आपको कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, फटाक से कार्बन को उस पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, खासतौर पे डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड आपको दिख जा रहा है तो कार्बन को आप सिंगल सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दे, बात खत्म हो जाएगी आपकी। क्लियर, कोई डाउट? चले बेटा, आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम लोगों का जो चलेगा वो इंडक्टिव इफेक्ट चलेगा, इफेक्ट टाइप्स ऑफ इफेक्ट चालू हो गया। आज पूरा हमने इंटरमीडिएट आपका खत्म कर दिया, ठीक है। अब अच्छी तरीके से आप लोग इसे पढ़ें, याद करें। अब धीरे धीरे जो लेक्चर बढ़ रहे हैं ना वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होंगे, ठीक है। आप जितना कॉन्सेप्चुअल पढ़ना शुरू करेंगे उतना ही आपको जो है क्लास करने में मज़ा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक आप ये समझ लिए कि ऑर्गेनिक आपको लगेगा कि मतलब हमको ऑर्गेनिक कितनी आ गई है। आप सारे लेक्चर अगर करने के बाद आपको हमेशा लगेगा कि ऑर्गेनिक आपको बहुत ज़्यादा आ गई है। क्लियर नहीं क्लियर? बस ये है, सारे लेक्चर ढंग से करिए, नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए, ठीक। चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।